हेलो एवरीवन, हितार्थ परिवार में आप लोगों का स्वागत है। भारत दर्शन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप लोगों को पता है पूर्वोत्तर राज्य जो जाना जाता है अपनी अपार प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ की जो कला, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए। लेकिन अब साथ ही साथ वो जाना जा रहा है जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं अपनी समस्याओं के लिए। जैसे जैसे हम एक एक राज्य पर बात करेंगे हम उनकी समस्याओं पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ये वाला जो क्षेत्र है ये है पूरा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का है। इसके पूर्वी क्षेत्र में पूर्व के साइड में पाया जाता है। यहाँ पर जो स्थित है वो है म्यांमार देश, जो है म्यांमार। इसके जो उत्तरी क्षेत्र है इसमें पाया जाता है तिब्बत या फिर चीन। और इसके जो पश्चिम क्षेत्र में यहाँ पे है भूटान। और जो आंतरिक जो देश के साथ जो सीमा साझा कर रहा है वो है यहाँ पर पूरे क्षेत्र में असम फैला हुआ है और दक्षिण की ओर है नागालैंड। आप लोगों को इतना जानकारी रहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ जो है सीमा रेखा अपनी तय कर रहा है। तो आप लोगों को देश में बताइए, इस साइड म्यांमार है, ऊपर जो है चीन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1947 की स्थिति में ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर दो मुख्य क्षेत्र फेमस थे। एक था असमिया क्षेत्र, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ये था असमिया क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र जहाँ पे मैंने अभी अरुणाचल प्रदेश लिखा ये एक क्षेत्र था नेफा। 1947 में पूर्व के क्षेत्र में दो क्षेत्र मुख्य रूप से फेमस थे, एक थे ये असमिया और एक था नेफा। नेफा को जिसे आजकल आप लोग अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, नेफा। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये हो गया नेफा। इसके बाद ये जो नेफा है इसे 1972 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, यूटी बनाया गया है। और साथ ही साथ इसका नामकरण किया गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 1972 में इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया और तब से नेफा का जो नाम है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, 1947 में जो पूर्वी क्षेत्र थे उसमें दो मुख्य क्षेत्र फेमस थे, एक थे असमिया और एक था नेफा। नेफा जो कि अभी का है अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1972 में इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश, उगते सूर्य का प्रदेश। और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसके साथ अगर हम देखें तो देखिए इससे क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश किस सन में बनाया गया था या फिर इसका नामकरण कब किया गया था। तो 1972 और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति देखते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी जम्मू कश्मीर पर तो मैंने आप लोगों को बताया था बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जो बृहद हिमालय था उसका पूरा विस्तार था अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक की। ये बृहद हिमालय, इसका विस्तार पूरा अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक की था, ये आप लोगों को पता है। ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो बृहद हिमालय फैला हुआ है इसके जो माउंटेन रेंज है इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो यहाँ की जो जनजाति है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसे आप लोगों को जान लेना चाहिए। फर्स्ट है डाफला, मिरी, थर्ड है अबोर, मिश्मी और लास्ट है पटकोई बूम।
देखिए ये वाला क्षेत्र डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और ये पूरा फैला हुआ है पूर्व के क्षेत्र में पटकोई भूम। ये जो पटकोई भूम है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच सीमा रेखा का काम भी करता है, मतलब उसकी सीमा में स्थित है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की पटकोई भूम। ठीक है, इसके अलावा ये जो मिरी और अबोर है, मिरी और अबोर जो माउंटेन रेंज है इसके बीच से निकलती है सुबनसिरी नदी। जो सुबनसिरी नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। देखिए जो ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है इसकी सबसे प्रमुख जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। आजकल जो एग्जाम ट्रेंड में है जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मुख्य नदी को छोड़कर सहायक नदियों पर आ रहे हैं। तो ये यहाँ की जो मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी, जो कि दो माउंटेन रेंज के बीच से बह रही है, मिरी और अबोर के बीच से बह रही है सुबनसिरी नदी। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर माउंटेन रेंज पाए जा रहे हैं तो यहाँ पर पासेस भी पाए जाएंगे, आप लोगों को पता है। यहाँ की जो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है उसे आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट है बोमडिला, बोमडिला दर्रा, यांग्याप, थर्ड है लिखापानी, बिफू और लास्ट है पांगसार। ये जो दर्रे हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसे आप लोग थोड़ा समझने का कोशिश करना है। इस तरह देखिए ये जो तीनों जो पासेस है ना, लिखापानी, बिफू दर्रा और पांगसार, ये तीनों हमको रास्ता देते हैं म्यांमार के लिए। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है ये हमको यहाँ से रास्ता देता है। लिखापानी, बिफू और पांगसार ये हमको म्यांमार जाने के लिए रास्ता देता है। ये तीनों, म्यांमार का पुराना नाम भी आप लोग याद रखेंगे, बर्मा। इसके अलावा जो यांग्याप है, ये यांग्याप जो दर्रा है इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से। ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती हुई आती है और जब अरुणाचल प्रदेश में जहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पर है एक यांग्याप दर्रा। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में या फिर भारत में प्रवेश कर रही है, तो यांग्याप दर्रा। और एक है बोमडिला दर्रा जो इस क्षेत्र में है। जैसे कि जब भी हम अगर मान लो अरुणाचल प्रदेश से हमें इस दर्रे को पार करके हम जाएंगे बोमडिला दर्रा, तो इस क्षेत्र में बिल्कुल जो तिब्बत से सीमा साझा कर रहा है इस क्षेत्र में है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर है एक क्षेत्र तवांग। तवांग आप लोगों को याद आ रहा होगा, माओ त्से तुंग की जो पॉलिसी थी 5 फिंगर पॉलिसी के अंतर्गत एक क्षेत्र है तवांग अरुणाचल प्रदेश का। जब हम बोमडिला दर्रा को पार करके तवांग क्षेत्र में जाएंगे तो इसके जस्ट बाजू से जस्ट सीमा रेखा तय करता है उधर तिब्बत या फिर चीन के लिए। तो ये जो बोमडिला दर्रा है ये हमको रास्ता देता है चीन या फिर तिब्बत के लिए, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ की मुख्य नदी को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ की जो मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये इस क्षेत्र की जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ की मुख्य नदी है। ये निकल रही है तिब्बत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। यहाँ पे लिख देती हूँ। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम हो रहा है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत का क्षेत्र है। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र से निकलकर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है बहती है बिल्कुल। ये देखिए ये वाला जो बृहद हिमालय का रेंज था, ये बृहद हिमालय के साथ साथ बृहद हिमालय के उत्तरी ओर बहते हुए, बृहद हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर बहते हुए
ये आगे जा रही है और आगे यहाँ पर अचानक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। यहाँ पे एक बार आप लोग और फिर से लिख सकते हैं यांगयाप दर्रा, जहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है। इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश के बाद बिल्कुल असम के क्षेत्र में बराबर असम के बीचों बीच से बहती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हो गई ब्रह्मपुत्र नदी की बात। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी में अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है तिब्बत का क्षेत्र है ना, अभी मैंने बताया ये जो नदी का उद्गम हो रहा है तिब्बत के क्षेत्र से हो रहा है। तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरा इसका नाम रहता है सांगपो। तिब्बत के क्षेत्र में इसे जाना जाता है सांगपो के नाम से। जैसे ही ये जो सांगपो नदी है यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। देखिए एक नदी निकल रही है सांगपो नदी तिब्बत के क्षेत्र से, जिसे तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जा रहा है। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही ये यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब इस दिहांग नदी में एक इसकी सहायक नदी है दिबांग और एक है लोहित। जब दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नदी आकर मिलती है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और असम के क्षेत्र में ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। फिर से एक बार देखिए, तिब्बत के क्षेत्र में हम सांगपो कह रहे हैं, जैसे ही वो यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में आ रहा है तो उसका नाम हो जा रहा है दिहांग। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी ही है, सिर्फ स्थान आप लोग ध्यान रखेंगे ये तिब्बत में कहा जा रहा है। और जब ये यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो इसका नाम हो रहा है दिहांग। जब इस दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नदी मिलते हैं तो अब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और असम के क्षेत्र में फिर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नदियों पर बात कर रहे तो एक जो सहायक नदी थी लोहित नदी, लोहित नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और इस नदी पर बना हुआ है भारत का सबसे लंबा नदी पुल। पूरे भारत का सबसे लंबा नदी पुल, जिसे आप लोग ढोला सादिया नदी पुल के नाम से जानते हैं। ढोला सादिया नदी पुल। लोहित नदी इस पर सबसे लंबा नदी पुल बना है, जिसे आप लोग ढोला सादिया नदी पुल के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। देखिए इसे समझ लीजिए, जैसे कि ये लोहित नदी है, ये बह रही है ना, ये वाला हो गया असम का क्षेत्र और यहाँ से आता है ये है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। ये नदी यहाँ से बह के आ रही है। तो इस तरफ जो क्षेत्र है असम में एक है ढोला और इसके इस ओर जो क्षेत्र है यहाँ पर है सादिया। ये दोनों असम का ही क्षेत्र है ना, ये ढोला और जो सादिया है ये दोनों असम का ही क्षेत्र है। तो ये जो ढोला से लेके सादिया तक के एक पुल का निर्माण किया गया है, जिसे हम ढोला सादिया पुल के नाम से जानते हैं। पहले जब भी हमको असम से अरुणाचल प्रदेश जाना रहता था तो हम ऐसा घूम के जाते थे, जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगता था। लेकिन जब से इस पुल का निर्माण हुआ है तो ये जो 4 से 5 घंटे का समय सिर्फ 1 घंटे में सिमट गया है। मतलब सीधे सीधे 3-4 घंटे की हमारी बचत हो रही, इतना समय बच रहा है। इस पुल के बन जाने से ये फायदा है। और जैसे ही हम ये सादिया पहुंचे उसका अरुणाचल प्रदेश जस्ट लगा हुआ है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है। ये ढोला सादिया नदी पुल 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा इसका जो अभी वर्तमान नाम है इसे रखा गया भूपेन हजारिका के नाम पर। भूपेन हजारिका, ये भी पूछ सकते हैं है ना, किसका अभी जो वर्तमान नाम है या किनके नाम पर रखा गया है। तो ये जो ढोला सादिया नदी पुल जो कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, इसे अभी भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा इस पुल की एक और मतलब कि महत्व ये है इस पुल के बन जाने से, अगर मान लीजिए कल के दिन कभी युद्ध की स्थिति बनती है अरुणाचल प्रदेश में, तो पहले अगर जब बाई रोड जाते थे तो जो भी युद्ध सामग्री पहुंचाने में हमको समय लगता 4 से 5 घंटे का, अब वो 1 घंटे में पहुंच सकता है। तो हमारी स्थिति यहाँ मजबूत दिख रही है ना। तो इस पुल से ये सब फायदे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल, इसके
इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्क की, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क। नेशनल पार्क देखिए, अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर है टाइगर रिजर्व। यहाँ पर कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है? एक है कमलांग, एक है कमलांग टाइगर रिजर्व, और सेकंड है पक्के या फिर पखुई टाइगर रिजर्व। देखिए एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसका नाम कुछ अलग दिखता है ना, जो थोड़ा सा अलग हटके रहता है, उसका वो अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पखुई, थोड़ा सा इसका नाम अलग दिख रहा है आप लोगों को, तो इसके आने की संभावना है पखुई या फिर पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा कुछ समय पहले यहाँ पर विरोध की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए ये चर्चा में आया था। उस टाइम हुआ क्या था, अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक के एक रोड का निर्माण किया जा रहा था। तो वो जो रोड है वो गुजर रहा था ये जो पखुई टाइगर रिजर्व है उसके कोर एरिया से। इसका मतलब ये है कि जो रोड बन रहा था वो जा रहा था ये जो पखुई टाइगर रिजर्व है उसके बीच से जा रहा था। तो उस टाइम ये इस पर क्या है, विरोध की स्थिति हुई थी और ये चर्चा में आया था, तो इसके पूछने की थोड़ी सी संभावना प्रबल हो जाती है। जब हम टाइगर रिजर्व पर बात कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है टाइगर रिजर्व बनाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। प्रोजेक्ट टाइगर, जो टाइगर रिजर्व बनाया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का। इसे हम बनाते हैं बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके अंतर्गत जो भी हम लोग बना रहे हैं, जो टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, है ना, तो वो जो टाइगर रिजर्व है वो बाघों के संरक्षण के लिए जो भी उनकी नीति तय होती है उसके अनुसार सही तरीके से नियमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी देख रेख या फिर निगरानी करने के लिए एक संस्था काम करती है जिससे आप लोग कहते हैं NTCA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये NTCA जो टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं उसमें जो बाघों के संरक्षण के लिए जो भी नियमावली तय की गई है उसके अनुसार सही तरीके से नियमन हो रहा है नहीं या फिर उसकी देखरेख अच्छे से हो रही है, इस चीज की निगरानी करने के लिए एक संस्था कार्यरत है जिसे आप लोग NTCA के नाम से जानते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो NTCA है किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो ये जो NTCA है ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। मंत्रालय को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जो मंत्रालय है कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो NTCA है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके अलावा ये किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं उनका जो टाइगर मतलब बाघों के संरक्षण के लिए जो भी नीति अपनाई जाती है उसका सही तरीके से नियमन हो रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी करने हेतु एक संस्था कार्यरत है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका मंत्रालय है ये वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके अलावा एक और है जो NTCA है, ये राज्य मतलब उस क्षेत्र में जहाँ पर कि टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है ना, तो राज्य और केंद्र का अपने अपने दायित्व का निर्धारण करती है NTCA। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। एक निगरानी या फिर नियमन करने के अलावा जो राज्य और केंद्र उसके जो उनके जो दायित्व होंगे उसका भी जो निर्धारण है वो करेगी NTCA।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में एक है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाया जाता है जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो जो दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मनुष्य को पर्यावरण से जोड़ने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो यहाँ पे बनाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व वो है दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। ये यहाँ की नदियाँ भी है तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक है पासीघाट हवाई पट्टी। ये जो पासीघाट हवाई पट्टी है ये अरुणाचल प्रदेश का, ये हमारे देश का सबसे पूर्वी हवाई पट्टी है, देश का सबसे पूर्वी हवाई पट्टी है। देश का सबसे पूर्वी हवाई पट्टी है पासीघाट हवाई पट्टी। इसे बनाया गया है उड़ान योजना के अंतर्गत। उड़ान योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया। देखिए उड़ान योजना क्या था कि जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे शहरी क्षेत्र हैं, उन्हें एयरवे से जोड़ना, उन्हें एयरवे से कनेक्ट करना, इसलिए इसे उड़ान योजना को स्टार्ट किया गया था और इसी के अंतर्गत बनाया गया है पासीघाट हवाई पट्टी अरुणाचल प्रदेश में। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसी उड़ान योजना के अंतर्गत जो एयरवे चलता है वो चलता है रायपुर से जगदलपुर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया पासीघाट हवाई पट्टी रायपुर टू जगदलपुर उड़ान योजना। इसके बाद हम जो अरुणाचल प्रदेश में अब आगे बात कर रहे हैं ये करंट का मुद्दा है और इससे जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे जो जब भी एग्जाम होगा उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम के जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो अब डिमांड कर रहा है 6वीं अनुसूची में शामिल होने की। ये आप लोगों ने अगर न्यूज़ वगैरह सुनते होंगे तो इतना लाइन आप लोगों ने सुना होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। आज हम उसी पर बात करेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग कर रहा है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ ये समझ लेते हैं कि जो हमारे भारत देश में जो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो भी जनजाति निवास करती है, उनकी अपनी कला है, उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने कल्चर है, उसके संरक्षण के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो भी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है उनके संरक्षण, उनके जो कल्चर है उनके संरक्षण के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं भाग 10 में, अनुसूची 5 में और अनुसूची 6 में। इसका मतलब ये है कि अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश अनुसूची 6 में शामिल होने की मांग कर रहा है तो वो जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो हम पहले इसको समझेंगे कि अनुसूची 5 में क्या प्रावधान किए गए हैं जनजातियों के लिए और अनुसूची 6 में जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद फिर हम इस पर आगे बात करेंगे। देखिए अनुसूची 6 में संविधान के अनुसूची 5 में क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 5 में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी किसी राज्य का अगर कोई क्षेत्र है जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, मैं पूरे राज्य की नहीं सिर्फ एक क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ठीक है। किसी राज्य के किसी क्षेत्र में जहाँ पे जनजाति ज्यादा मात्रा में होगी उस क्षेत्र को जो राष्ट्रपति है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर रहा है? राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे राष्ट्रपति। फिर से एक बार बोल रही हूँ, देखिए किसी राज्य के किसी क्षेत्र में जहाँ पे जनजाति निवास करती है उनके संरक्षण के लिए, उनके कल्चर के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रपति है उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं। अब ये अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से उनको फायदा क्या मिलता है, उनको क्या लाभ होता है, वो जो क्षेत्र की जनजाति है उसको अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो देखिए जो संसद द्वारा बनाए गए कानून या फिर उस राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किस हद तक इस अनुसूचित क्षेत्र में लागू होंगे इसका निर्णय करते हैं वहाँ के राज्यपाल।
संसद द्वारा बनाए गए कानून, और वहां की राज्य विधानमंडल द्वारा। वहां की राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून किस हद तक, मतलब जितने कानून बनाए गए हैं तो जितना इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो जनजाति है उनके लिए लाभकारी होगा, हितकारी होगा, उतना ही उस क्षेत्र में लागू होगा। और कौन कौन से नियम लागू होंगे, किस हद तक लागू होंगे, उसका निर्णय करते हैं वहां के राज्यपाल। इसका निर्णय कौन करेगा? राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, देखिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहे हैं राष्ट्रपति, लेकिन संसद द्वारा बनाए गए कानून या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून किस हद तक लागू होंगे, इसका निर्णय कर रहे हैं राज्यपाल। इसके अलावा राज्यपाल को ये भी अधिकार होता है कि अगर इस क्षेत्र में कुछ और नया नियम बनाना है या कुछ नया कानून बनाना है जो उस क्षेत्र की जनजाति के लिए लाभदायक होगा या फिर हितकारी होगा, तो वो एक नया कानून भी बना सकते हैं। ये नया कानून या फिर नया नियम बनाने का भी जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास है। ठीक है, ये सारी बातें लिखी गई है अनुसूची 5 में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अनुसूची 6। अनुसूची 6, देखिए अनुसूची 6 में संविधान की जो अनुसूची 6 है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी राज्य में कोई जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तो उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है या उस क्षेत्र की जो जनजाति है उसको मिलाकर वहां पर गठित किया जाता है एक स्वायत्त जिला परिषद। स्वायत्त जिला परिषद किसी राज्य के किसी क्षेत्र में जहाँ पे जनजातियां पाई जाती है वहां पर उन जनजातियों को शामिल करके एक जिला परिषद का गठन किया जाता है, स्वायत्त जिला परिषद का। इस स्वायत्त जिला परिषद के गठन करने से क्या फायदा होता है, जो उस क्षेत्र के मतलब जिस क्षेत्र में जो क्षेत्र है ना जहाँ पे जनजातियां निवास करती है, पूरे राज्य में नहीं, किसी उस राज्य के कुछ क्षेत्र में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और उस क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई आ रहा है वन भूमि, यदि कोई खनिज है या फिर वहां पर कोई भी और अदर प्राकृतिक संपदा है, वहां की नदियां हो गई, कुछ भी प्राकृतिक संपदा है ना, इन सब पर पूरा अधिकार हो जाएगा इस स्वायत्त जिला परिषद का। मतलब अगर इनके लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाना है या फिर कुछ निर्णय लेना है तो वो निर्णय कौन लेगा? ये स्वायत्त जिला परिषद वाले लेंगे। और ये स्वायत्त जिला परिषद का गठन करते हैं राज्यपाल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया है, उस क्षेत्र में अगर कोई खनिज पाई जा रही है तो उस खनिज का कितना दोहन करना है, दोहन कौन करेगा, ये सब चीज का फैसला करेगा ये स्वायत्त जिला परिषद वाले। उसके वन के लिए क्या निर्धारण करना है, अगर उसकी भूमि है तो भूमि से संबंधित अगर कुछ भी नियम या फिर कुछ भी डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेंगे ये स्वायत्त जिला परिषद वाले। ठीक है, प्राकृतिक संपदा है, नदी हो गई तो नदियों का क्या उपयोग करना है, कैसा करना है, बांध बनाना है, जो भी उसमें जिस प्रकार का भी डिसीजन होगा वो सब ये स्वायत्त जिला परिषद करेंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है, मतलब इस स्वायत्त जिला परिषद के गठन से बाहरी जो हस्तक्षेप है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इसके अलावा इन लोगों को एक फायदा और होता है, स्वायत्त जिला परिषद में जो जनजाति है उन्हीं के लोग यहाँ पे सदस्य रहते हैं, तो उनके जो आंतरिक मामले हैं, जनजातियों के जो आंतरिक मामले जैसे कि विवाह हो गया या फिर तलाक हो गया या फिर ऐसे ही और उनके जो आंतरिक मामले जिस पर वो डिसीजन खुद ले सकते हैं या फिर अंदर ही अंदर जो अपना जो मामला है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बनाते हैं एक ग्राम न्यायालय। तो इनके लिए जो स्वायत्त जिला परिषद है इन लोगों के लिए एक ग्राम न्यायालय की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इतने सारे फायदे होते हैं अनुसूची 6 के अंदर। इससे ये समझ में आ रहा है कि बाहरी व्यक्ति का, बाहरी कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। संपूर्ण जो अधिकार है वो स्वायत्त जिला परिषद वालों को होगा। इसलिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो अनुसूची 6 में, अनुसूची जो 6वीं अनुसूची है उसमें शामिल होने की मांग कर रहा है। इससे जो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जितने भी खनिज होंगे, प्राकृतिक संपदा जो भी होगा, उस पर संपूर्ण अधिकार अरुणाचल प्रदेश का होगा। ठीक है, ये हो गया 6वीं अनुसूची। इसके बाद जो हमने बात की थी 5वीं अनुसूची में, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है
10 राज्य शामिल है अब तक के, है ना। आप लोगों को जो 5वीं अनुसूची मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत 10 राज्य शामिल है और हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भी 5वीं अनुसूची में शामिल है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो कौन सी अनुसूची लागू है, तो 5वीं अनुसूची लागू है। और इसके अलावा 6वीं अनुसूची में अगर हम देखें तो अभी तक के सिर्फ 4 राज्य हैं, इसमें 10 राज्य हैं और इसमें सिर्फ 4 राज्य हैं, ठीक है। अनुसूची 6 के अंतर्गत कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भी आप लोगों को दिखा होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है। एक तो ये भी बात है और दूसरी बात ये, इसमें जो कितने मतलब जैसे कि ये असम है, असम में 3 स्वायत्त जिला परिषद है, मेघालय में भी 3 स्वायत्त जिला परिषद है, त्रिपुरा में 1 स्वायत्त जिला परिषद है और जो मिजोरम है इसमें भी 3 जो है स्वायत्त जिला परिषद है। मतलब कि सिर्फ जो त्रिपुरा है इसमें ही 1 स्वायत्त जिला परिषद का गठन किया गया, बाकी असम, मेघालय और मिजोरम में 3-3 जो स्वायत्त जिला परिषद है उसका गठन किया गया। तो हो सकता है कि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे, है ना। ये हो गई बात 5वीं और 6वीं अनुसूची में। और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि अरुणाचल प्रदेश है वो 6वीं अनुसूची में शामिल होने की मांग क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल ये है कि जब अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जनजातियां पाई जाती है ना, वहां पर भी अगर कुछ जनजाति निवास करती है तो उन्हें अभी तक ना ही 5वीं अनुसूची में उनको जगह दिया गया और ना ही 6वीं अनुसूची में। तो उन जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था? वहां के क्षेत्र के लिए, वहां की जनजातियों के लिए प्रावधान किया गया था इनर लाइन परमिट का। इनर लाइन परमिट, अब ये इनर लाइन परमिट क्या है? देखिए, इनर लाइन परमिट का सीधा सीधा मतलब आप लोग ये समझिए कि जिस राज्य में ये इनर लाइन परमिट लागू होगा उस राज्य में कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकता। चाहे वो घूमने जाए, चाहे वो निवास करने जाए, चाहे वो व्यापार व्यवसाय करने जाए, किसी भी उद्देश्य से जाए, अगर जिस राज्य में ये इनर लाइन परमिट लागू है उस राज्य में आप बिना परमिशन के प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये इनर लाइन परमिट अभी 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में लागू है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक तो अपन पढ़ ही रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड है मणिपुर और फोर्थ है मिजोरम। अब आप लोग ये देखिए, ये भी जो चारों जो है ये भी पूर्वोत्तर के ही राज्य हैं, है ना, जिसके लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। अनुसूची 6 भी सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में ही है, लागू है, और जो ये इनर लाइन परमिट है ये इन चारों राज्यों में है। इसके अलावा ये जो मणिपुर है इसको आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये लास्ट 11 दिसंबर 2019 में इसे जो है इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है मणिपुर के लिए। सबसे नवीनतम जो राज्य है वो मणिपुर है जिसमें इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये हो गई बात। एक ये मिजोरम है, ये 6वीं अनुसूची में भी शामिल है और इनर लाइन परमिट में भी शामिल है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है कॉमन क्वेश्चन पूछ ले। ये हो गई बात 5वीं 6वीं अनुसूची और इनर लाइन परमिट, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा एक जो अरुणाचल प्रदेश की जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, उसमें समस्या बनी रहती है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या देखिए, ये वाला जो क्षेत्र था ये है बांग्लादेश का क्षेत्र, ठीक है। बांग्लादेश का जो चटगांव हिल्स है ना, चटगांव हिल्स बांग्लादेश में है। तो जो चटगांव हिल्स है इसमें निवास करती थी 2 जनजाति, चटगांव हिल्स, ये बांग्लादेश का है ना। इसमें निवास करते थे 2 जनजाति, एक थी चकमा और एक थे हाजोंग।
धीरे धीरे ये जो चकमा और हाजोंग है ये पलायन करने लगे त्रिपुरा की साइड से अपने पूर्वोत्तर के राज्यों में, और सबसे ज्यादा जो जाकर बस गए वो है अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए ये लोग हैं चटगांव हिल्स से, वहाँ पे ये उपेक्षा का शिकार हुए और धीरे धीरे अपनी स्थिति बदलते हुए ये त्रिपुरा की साइड से एंट्री लिए हैं और धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में जाकर बसने लगे हैं। चकमा और हाजोंग, ये जो चकमा है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और ये जो हाजोंग है ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। अब जो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है अरुणाचल प्रदेश में, तो जो अरुणाचल प्रदेश की जो मूल जो वहाँ की जो कहना चाहिए जो वहाँ की मूल जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की जो मूल जनजाति है ना, वो विरोध कर रहे हैं। ये लोग रिफ्यूजी मानते हैं, शरणार्थी मानते हैं और इनका ये डिमांड है, जो मूल जनजाति है वो चाहते हैं कि चकमा और हाजोंग को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश की एक समस्या है वो है शरणार्थियों की समस्या। चकमा को याद रखेंगे, हाजोंग को याद रखेंगे, ये दोनों जो है बांग्लादेश की साइड से आए हुए वहाँ की शरणार्थी है। चकमा जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, हाजोंग हिंदू धर्म को मानते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो कुछ जनजातियां हैं आप उसको भी लिख लीजिए, वहाँ की जो ट्राइब्स पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में उसको लिख लीजिए। मूल जनजाति की बात हुई है तो इससे भी आप लोग लिख लीजिए, है ना। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मूल जनजाति पाई जाती है या फिर वहाँ पे कौन कौन से जो ट्राइब्स है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो है आपातानी, नाम थोड़ा सा अलग है, आप चाहे तो ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, लेकिन याद करना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और सेकंड है तागी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जब माउंटेन रेंज बता रही थी तभी बताई थी कि जो माउंटेन रेंज है उनका जो नाम रखा गया है वहाँ की जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो एक जनजाति है डाफला, ये आप लोगों ने सुनाया है, इसे ही आप लोग कहते हैं निशी, निशी के नाम से भी जाना जाता है, NYISHI, निशी। इसके अलावा यहाँ पर एक है मिश्मी, ये भी जनजाति है, और एक है अबोर, ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, ठीक है। ये हो गई हमारी बात अरुणाचल प्रदेश को लेकर, और हमारा जो सेशन है आज का वो यहीं पर समाप्त होता है। इसके अलावा आप लोगों के मन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे शेयर किया गया है, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चन के जवाब आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।